सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग वापस से आ चुके हैं और जो आज का वीडियो है वो वापस से मैं साइंस के ऊपर बनाने वाला हूँ। और साइंस का ये वन शॉट जो होगा वो स्पेशली फिजिक्स को लेकर के रहेगा, ठीक है। तो जो भी लोग टाटा अप्रेंटिस का जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि कल उनका एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब 14th को उनका एग्ज़ाम है। तो अपने पास अब एक ही दिन बचा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि वन शॉट्स वीडियो को देखिए, ध्यान से सारे क्वेश्चंस को टिक मार्क करिए। मतलब यहाँ तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं, मतलब कि कॉन्सेप्ट में बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ यहाँ पे सॉल्व होगा, कैसे क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूला को पढ़ करके जाना है, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, 11 से क्या क्या आ सकता है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ कोई भी डाउट हो पूरे वीडियो के रिगार्डिंग आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करिएगा प्लस शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि क्लास 11 से यहाँ पे क्या आता है, डायमेंशन एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन जरूर रहता है एक तो, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिकली ये यूनिट एंड डायमेंशन जो है ना वो आपको क्लास 9 10 या 8 में कहीं भी देखने नहीं मिलता है। यूनिट्स मिलता है बट डायमेंशंस नहीं मिलता है। बट होता क्या है कि जब भी आप अप्रेंटिस का एग्जाम देने जाओगे ना तो ये डायमेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर लोग पूछ देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को समझना क्या है, कुछ 3 4 फॉर्मूले हैं जिनका डायमेंशन आपको याद रखना है। जैसे F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। आप बोलिएगा सर ये आया कहाँ से, तो देखो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला में m लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाता है आपको पता होगा, एक्सेलरेशन अगर हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में क्या होता है आपको एल टी माइनस वन हो जाता है और यहाँ पे टी, तो ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, ठीक है। तो यही एल टी माइनस टू यहाँ पे आ गया एक्सेलरेशन की जगह पे और ये मास आ गया। तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे फोर्स का हो गया और उसी तरह प्रेशर का क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया, क्या हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो एम एल टी माइनस टू और बाई एल स्क्वायर, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो ये प्रेशर का हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप अगर चले जाएं एनर्जी का, तो वर्क डन बाई टाइम टेकन क्या होता है, वर्क डन सॉरी पावर का होता है। देखिए आपको एक चीज समझाया था मैं, जैसे यहाँ पे वर्क हो गया या फिर एनर्जी हो गया, इन दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का बना लो, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का बना लो, किसी का भी बना लो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑलवेज सेम होता है। तो आपको पता ही है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा एल। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये कुछ विशेष डायमेंशन है, उस मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड डायमेंशन नहीं आएगा आप लोग को, बेसिक डायमेंशन आएगा। बस आप इतना पता करिएगा कि डायमेंशन बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप उसको सिंपलेस्ट फार्मूला में ब्रेक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर जो भी गिवन दिया रहेगा उसका डायमेंशन आप बना दीजिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल जरूरी है कि एक ही यूनिट के, जैसे यहाँ देखो वर्क का भी सेम डायमेंशन है, एनर्जी का भी सेम डायमेंशन है। अब एनर्जी में अगर तुम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालोगे तो उसमें भी यही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का निकालोगे तो भी यही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, डायमेंशन बहुत सारे क्वांटिटी का सेम हो सकता है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, v इज इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है टू ए एस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब अगर आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद वेट, वेट बराबर क्या होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब देखो वेट भी क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा एम एल टी माइनस टू, 100% यही होगा, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एट सेंटर कितना है, जीरो पे रहता है, कितना रहता है एट सेंटर पे, ये जीरो होता है, ठीक है। तो इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर जो होता है वो जीरो पे होता है, ठीक है। और नॉर्मल सरफेस पे क्या है आपका 9.8 एक्सक्यूज मी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग यही बात करें एट
मून, तो मून पे कितना हो जाएगा, मून पे जो हो जाएगा वो हो जाता है g/6। कितना हो जाता है ग्रेविटी आपका 1/6 ऑफ g, मतलब जितना अर्थ पे आपका ग्रेविटी है उससे डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है। तो इसीलिए आपका जो वेट होता है वो कितना हो जाता है, मतलब अर्थ पे जितना वेट है आपका उससे डिवाइड कर दीजिए 6 को। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका अर्थ पे वेट जो है 60 kg है तो आपका मून पे वेट कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। ठीक है, तो यही उसका रीजन है। आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप इसको समझा सकते हैं। पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आपको पता होगा वर्क डन बाय टाइम टेकन। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट, पावर। जहां भी रेट लग गया वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं उस क्वांटिटी को, किससे, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है, और भी बहुत सारे फार्मूला है, उसको देख लेते हैं फटाफट। अब जैसे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, IT। चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से आप एक तो I का बराबर क्या निकाल सकते हैं, Q/T। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बाय टाइम, है ना। चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/T। ठीक है, कूलम, Q का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चार्ज, और इसका ऐसा यूनिट आप याद रखिएगा कूलम, है ना, मतलब बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका 12 में भी है, 10 में भी है और 8 में भी है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ओम्स लॉ विच इज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, है ना। V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका कि क्या होता है यूनिट, वोल्ट होता है। करंट क्या होता है, I क्या होता है, करंट होता है, और करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसको कि A से रिप्रेजेंट करते हैं। और R क्या होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस होता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम जो था वो साइंटिस्ट का नाम था। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है वो समझ लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए ओम्स कोई भी कंडक्टर, सिंपली भाषा, अगर आसान भाषा में हम अगर समझे, तो कोई भी कंडक्टर अगर किसी भी कंडक्टर जो कि ओम्स, कोई भी कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ये हो जाएगा वोल्टेज, और ये हो जाएगा करंट का। एक्स एक्सिस जो है वो करंट को शो करेगा, और वाई एक्सिस जो है वो वोल्टेज को शो करेगा। और ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि यहाँ पे ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। बस यही याद आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी में और कुछ जो है वो सब देख लेते हैं थोड़ा सा, कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज बाय वर्क डन बराबर वर्क डन बाय चार्ज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक और फॉर्मूला ले सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू I, तो मतलब करंट इनटू टाइम। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझना क्या है आपको, कि हम लोग करंट को मेजर किससे करते हैं, तो करंट को हम लोग मेजर करते हैं अमीटर से। वोल्टेज को मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, करंट को डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, याद रखिएगा हमेशा, करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, इतना ज़्यादा आपको अभी दिमाग में रखते चलना है। ठीक है, तो जो बात मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप जरूर नोट करते चलिए कहीं पे पॉइंट वाइज, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ घुसा हुआ रहे। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए काम आता है, और अमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, दो टाइप के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा उसको भी समझते हैं ध्यान से। तो चलिए देखते हैं एसी और डीसी क्या होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जहां भी आपको ये वाला सिंबल दिखे और करंट के बारे में अगर बात किया जा रहा है, तो आपको क्या समझना होगा कि ये जो सिंबल है ये किसको जस्टिफाई करता है, अल्टरनेटिंग करंट को जस्टिफाई करता है। वेयर एज डीसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डायरेक्ट एक सिंगल लाइन। ठीक है, तो डीसी का जो होता है वो फ्रीक्वेंसी 0 होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है, इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट मिलता है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग का कितना रहता है, 50 हर्ट्ज रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई कितना आता है, तो 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 50 हर्ट्ज रहता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहता है, बहुत बार रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे का जो चीज़ है वो समझते हैं कि सबसे KW जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है, इसीलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा।
देखिए, सबके घरों में मीटर लगा हुआ होता है। आप जो देखते होंगे, जो बिजली वाला जो आता है और वो आपका मीटर नोट करके जाता है, उस मीटर में जो आप यूनिट देखते हैं ना, वो किलो वन, वो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। तो वो जो होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है। याद रखिएगा, वॉट आवर लगा हुआ है बट वो पावर का यूनिट नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट है। और क्या बोलते हैं इसको, KWH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KWH। इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता भी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो दैट किलोवाट आवर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, है ना। और उसके बाद अगर हम लोग थ्रस्ट के बारे में यहाँ से पढ़े, तो थ्रस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू थ्रस्ट इज इक्वल्स टू, जो फोर्स होता है, तो थ्रस्ट क्या होता है, एक टाइप ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो थ्रस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, थ्रस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, थ्रस्ट फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लो कोई हाइट से जब पानी या फिर कोई भी लिक्विड गिर रहा है, तो उस लिक्विड पे कितना प्रेशर एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो होता है एच रो जी। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एच जो है वो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है। आप पास्कल्स लॉ पढ़े होंगे, इस टाइप का फिगर रहता है, याद करिए, है ना। और यहाँ पे क्या बोला जाता है कि हर पॉइंट पे लिक्विड जो होता है ना, वो प्रेशर जो है ना वो सेम लगाता है। ठीक है, और वो इक्वल लगाता है, प्लस वो छोटा मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरा प्रेशर। ठीक है, तो वो जो प्रेशर लग रहा होता है, ये जो एरो जो मार्क आपको दिखा रहा है, वो प्रेशर दिखा रहा है, वो कितना लग रहा होता है, एच रो जी। रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी क्या है, ग्रेविटी है। और वैसा बात है, पानी जितना ऊपर से गिरेगा नीचे की ओर, वो उतना ज़्यादा प्रेशर के साथ गिरेगा। ठीक है, तो इसीलिए, और वहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या यूज होता है, एच रो जी यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रेशर वाले चैप्टर से। ठीक है, अब हम लोग क्या समझते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग आ जाते हैं बायंसी। बायंसी क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे फ्लोट करता है, तो उसके टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायंसी। वैसे आपको ये मतलब डेफिनेशन का तो एग्जाम है नहीं, बस समझ के चलो कि बायंसी क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं थोड़ा सा किस चीज़ पे, साउंड पे। ठीक है, तो साउंड में जो होता है ना, स्पीड, साउंड का जो स्पीड है एयर में, सबसे पहली बात तो ये समझ के चलिए कि जो साउंड है उसको हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, मतलब साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, और साउंड का स्पीड कितना होता है एयर में, तो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड होता है साउंड में स्पीड। ठीक है, अब साउंड वेव जो होता है वो कैसा होता है, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कैसा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल देखो, दो टाइप के वेव होते हैं, आप पढ़े होंगे, ट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, और क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, तो साउंड वेव दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कैसा बनता है, ट्रांसवर्स देखो ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल कैसा होता है, मान लो ये ऐसा हुआ, और फिर ये ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे सटा सटा रहेगा, फिर ये हट जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले इसमें समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्स वेव के लिए, ये हो गया आपका किस वेव के लिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। ठीक है, तो क्रेस्ट जो होता है वो पीक पॉइंट होता है किसी भी वेव का। ठीक है, और जहाँ पे इसका पीक पॉइंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और किसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस वेव को फॉर्म करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। कितना बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो अगर यहाँ पे t है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, t/2, और ये वाला जो पार्ट होगा, मान लो इसका सेंटर जहाँ पे आएगा वो हो जाएगा 1/4, मतलब t/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये 1/4 हो गया, ये आधा हो गया, और ये पूरा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो उसको भी आप निकाल सकते हैं चाहे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, कितना समय लग रहा है किसी वेव फॉर्म को बनने में। ठीक है, और एक वेव का मतलब क्या होता है, एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट, है ना। जैसे यहाँ से अगर मान लो स्टार्ट हुआ है, मीन पोजीशन अगर हम लोग इस लाइन को बोलते हैं,
तो इस मीन पोजीशन से वेव स्टार्ट हुआ तो यहाँ पहुँचा, मतलब ये भी आधा वेव बना है। फिर वापस ये जब यहाँ पहुँचेगा तो पूरा वेव बनेगा, ठीक है। अब इसी में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। इसका मतलब समझिए पहले, 1 मिनट के अंदर में ये जो वेव है वो कितनी बार अप डाउन, मतलब कितनी बार वेव का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू, है ना, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यू बराबर क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब, ठीक है। अब उसके बाद इसमें एक और चीज़ होता है जो आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में, अप्रेंटिस एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे ये सब चीज़ काम आएगा इंडस्ट्री में। अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक, समझ में आ रहा, अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक, है ना, इस पर ध्यान देते हैं। आईएस और यूएस क्या होता है, ठीक है। देखो अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो साउंड होता है जो कि आपका 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का साउंड होता है, ठीक है। कौन सा साउंड होता है, ऐसा साउंड जो कि 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर का होता है। तो जनरली ये जो लाई करता है ये 20 हर्ट्ज टू क्या बोलते हैं, अबव 20 किलो हर्ट्ज। क्या होता है, अबव 20 किलो हर्ट्ज होता है ये, मतलब उस 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का साउंड। और ये क्या होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड, ठीक है। अब ह्यूमन रेंज क्या है, हम लोग का जो ईयर है वो कितने साउंड को सुन सकता है, तो जो ह्यूमन का ईयर रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के अप टू 20 किलो हर्ट्ज। इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ह्यूमन का जो ऑडिबल रेंज है वो कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग हेनरी हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये आया हुआ है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर जो है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग किए हैं, बट उसमें एक चीज़ छूट गया था, उसको कर लेते हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसको फटाफट आप देख लीजिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसको भी थोड़ा देख लीजिए, है ना। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब रजिस्टर है उसको आप डायरेक्टली ऐसे सिंगल लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे सीरीज बल्ब जो होता है, जनरली जो दिवाली वगैरह में आप लाइट यूज़ करते हैं, झालर वाला या लड़ी वाला, वो सीरीज होता है, ठीक है, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो अगर R1 यहाँ है, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है, तो आपका 1 बाई नहीं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आपका R इक्विवेलेंट बनेगा किसी भी सर्किट का, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 का वैल्यू प्लस R2 का वैल्यू प्लस R3 का वैल्यू आप जोड़ देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, आपको पूछा जा सकता है कि किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप हमेशा बोलिएगा जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा आएगा जब कंपैरेटिवली पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, मान के चलो यहाँ से देखो पैरेलल कब आता है, जैसे अपने घर में करंट आता है, ठीक है। तो अपने घर में करंट तो आ गया, बट हम लोग क्या करते हैं, हर करंट मतलब जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं आपके घर में, सबके लिए अलग अलग स्विच दे देते हैं। जैसे मान लो लाइट के लिए अलग स्विच है, फैन के लिए अलग स्विच है, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग क्या करते हैं, स्विच दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, उसको मतलब पैरेलली कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे एक लगा दिए हम लोग, ठीक है, यहाँ से भी चलो निकाल देते हैं, यहाँ भी लग गया, है ना। अब देखो ये जो है ना, ये सारे क्या हो गए, पैरेलल कनेक्ट हो गए। तो मान लो अगर ये R1 है, ये अगर R2 है और ये अगर R3 है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाता है 1/RP। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट ध्यान क्या देना है तुमको कि जैसे जब आप उसको निकाल दोगे, सपोज कुछ वैल्यू आया, मान लो 1/8 आया, तो ये 1/RP का वैल्यू है 1/8, फिर ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तब वैल्यू क्या आ जाएगा, RP इज इक्वल्स टू 8। इस बात को समझिएगा, मतलब आपका 1/RP का वैल्यू अगर आपका 1/18 आ रहा है सपोज, तो इसका मतलब RP का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। आप 1/18 पे मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में रहता है, जो आपका पहला बार में आया हुआ रहेगा वो भी ऑप्शन में रहेगा, और जो आप उसको रेसिप्रोकल करके लाओगे वो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। तो इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस या फिर कुछ और थ्योरेटिकल बातें, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सीरीज पैरेलल के बाद हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं और देखते हैं कि H इज इक्वल्स टू दैट इज लीडिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े होंगे I² RT, है ना।
ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी सर्किट में आप जैसे आयरन कर रहे हो, ठीक है, तो वो इसी इसी फंडा को फॉलो करता है, आई स्क्वायर आर टी के फंडे को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकता है, आपको याद रखना होगा इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो जब ये दोनों को आप कंबाइन करिएगा तो क्या बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल में बटेगा, तो यहाँ पे एक रो आ जाता है और ये एल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आर ए बाई एल हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है, आर ए बाई एल, ठीक है। यहाँ पे इस रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक रह सकता है आपके पास कि रेजिस्टेंस को अगर डबल करेंगे या फिर लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन में लेंथ दे सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे सकता है, नेचर ऑफ मटेरियल दे सकता है, कुछ भी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है इसमें। देखिए एक चीज़ हमको अचानक से याद आया, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज व्हाट, मोमेंटम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और डेंसिटी बराबर क्या होता है, इसको यहाँ पे हम लोग डेंसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नीचे में जो पढ़े थे वो रेजिस्टिविटी के लिए होता है, ठीक है। ये डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको याद रखिएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो हो जाता है तुम्हारा, स्पीड ऑफ साउंड मैंने बोला, तो स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही है, मैंने बोला था 340 मीटर पर सेकेंड होता है। वेयर स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और कुछ जो मतलब डेटा है ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3.26 लाख किलोमीटर। क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 3.46 होता है, आई थिंक, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। लाख किलोमीटर है ना, ये 1 लाख हो गया यहाँ पे, 3.46 लाख है ना किलोमीटर। तो ये लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। बेसिकली लाइट ईयर जो है वो टाइम का यूनिट ना होकर के वो किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लाइट के ऊपर, जब बात आ रहा है लाइट का, तो सबसे पहले लाइट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर को सबसे पहले क्या बोलते हैं, देखिए कॉन्केव को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर। तो इसको याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या है, तो कॉन्केव मिरर को हम लोग सेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखाता है, ठीक है, उस पर ध्यान रखिएगा। हेडलाइट वगैरह जो हो गया उस पर कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा बेसिक यूज़ कहाँ है, तो गाड़ी का जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो उसको देख लीजिए। ये होता है 1/u इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे समझा दे रहा हूँ। v जो होता है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। अब ये हो गया आपका मिरर का केस। वेयर हम लोग लेंस के केस में आएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस फार्मूला बोलते हैं। जो मैटर है वो सेम रहेगा, दैट इज v जो रहेगा वो आपका इमेज डिस्टेंस रहेगा, u जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, और f जो रहेगा वो आपका फोकल लेंथ ही रहेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू है ना, म्यू जो होता है वो हो जाता है वाटर के केस में 1.33, और डायमंड के केस में याद रखिएगा ये वाटर हो गया, और डायमंड का होता है 2.42। सबसे ज़्यादा किसका होता है,
अर्थ में अभी तक सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो माना गया मटेरियल है वो है डायमंड, जिसका 2.42 होता है। और डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, मतलब अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा खोजा गया सब्सटेंस जो हार्ड है वो कौन सा माना जाता है, डायमंड माना जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और समझ लेते हैं कि हाँ शॉर्ट साइटेडनेस फार साइटेडनेस क्या होता है। तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब सामने का दिखता है दूर का नहीं दिखता, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, दूर का दिखता है सामने का नहीं दिखता है। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं फार साइटेडनेस को। ह्यूमन आई का जो नॉर्मल विजन है देखने का वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और आपकी आंख कितनी दूर तक देख सकती है, तो इसका ऑलवेज क्या होता है, इन्फिनिटी। फार पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। नियर पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। देखो जैसे हम लोग मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल का 3 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, क्योंकि टाटा स्टील का एग्जाम है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ सके। जैसे मैलिएबिलिटी क्या होता है, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, वायर में कन्वर्ट कर देने को डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट है, जिससे कि आप 1 ग्राम गोल्ड से आप क्या बना सकते हो, 1 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आ जाते हैं, हीट पे आ जाते हैं। हीट इज इक्वल्स टू, आपको इस फॉर्मूला को ध्यान से रखना होगा, H इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी। यहाँ पे आपका H क्या है, तो हीट गेन और लॉस है कोई भी बॉडी में। M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है या मास ऑफ द बॉडी है। C क्या है, स्पेसिफिक हीट आपका दिया रहता है 4.2 जूल दिया रहता है जनरली, अगर आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पे वो दिया रहेगा। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 36 डिग्री पे कुछ और है, उसको 18 डिग्री पे लाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, कितना हीट लॉस या गेन होगा। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, H इज इक्वल्स टू MC डेल्टा टी, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि यही सब चैप्टर्स है, इसी से क्वेश्चन आएगा। एक आप और ध्यान से देख लीजिएगा, 3 लॉ जो है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड गिल-लुसाक्स लॉ। चार्ल्स लॉ आप देख लीजिएगा ध्यान से, प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है, यही 2 लॉ है, इसी से क्वेश्चन एक क्वेश्चन दोनों से रहता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मोर और लेस इतने ही चीज़ है जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे बाहर से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये मेरा श्योरिटी है। बट मैंने जितने भी फॉर्मूले को डिस्कस किया वो सबको एक लाइन में आप लिख लीजिए। अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप जम के तैयारी करिए, आपके पास और बस 20 से 25 घंटे बचे हुए हैं। सो ऑल द बेस्ट। और चलिए फिर कल एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, फिर उसको शूट करके मैं आपको ऑल द बेस्ट जरूर बोलूँगा। फिर भी अभी भी ऑल द बेस्ट है एडवांस में। चलिए बाय, टेक केयर, और फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।